हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, आर्नियस इक्वेशन। ए टू जेड इस टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्नियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ, अगर हम उसके बारे में बात करें तो हम लोग ये बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा है अपने पास, कि अगर रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाता है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, यानी दरअसल में रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। अब रिएक्शन का रेट टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा है, यह बात बहुत पहले से हमने ऑब्जर्व कर रखी थी। आर्नियस ने इसको मैथमेटिकली क्वांटिफाई करने की कोशिश करी। तो दरअसल में टेम्परेचर पर डिपेंडेंस कैसे होती है रेट की, उन्होंने आर्नियस ने अपने एक पर्टिकुलर इक्वेशन से बताया, और ये इक्वेशन एम्पेरिकली उन्होंने सॉल्व करी और वो रिजल्ट आया k इज इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन को एम्पेरिकली ड्राइव करा गया है, तो इसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर अगर बात करी जाए k की, तो उसे बोलते हैं रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ये जो a है इसे बोला जाता है आर्नियस फैक्टर, या फिर कई किताबों में फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी इसे बोला जाता है। इनमें से कोई भी नाम आए, वो a के बारे में ही बात हो रही है। यहां पर आगे अगर बात करी जाए, ये e टू दी पावर माइनस ए अपॉन आर टी का जो टर्म आप देख रहे हो, ये बहुत काम का टर्म है हमारे लिए मेरे बच्चे, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है ये उन मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ए से ज्यादा है। ये जो ए आप देख रहे हो ये दरअसल में एक्टिवेशन एनर्जी है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, और उसका के साथ कैसे रिलेशन है, इसे डिटेल में समझने के लिए हम आर्नियस इक्वेशन को और डीप में अंडरस्टैंड करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, लोग इस इक्वेशन को समझ लेते हैं, टर्म समझ लेते हैं, कई बार इससे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, लेकिन एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना और ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो दरअसल में आर्नियस ने रिएक्शन कैसे होती है उसको समझाने के लिए एक आइडिया बताया, और उसी आइडिया से हम वो इक्वेशन को और डिटेल में समझेंगे। तो आर्नियस ने बताया कि रिएक्शन तब होती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं और बन रहा है HI। अब ये रिएक्शन कैसे कराई जाती है अगर हम बात करें, तो हम एक कंटेनर में हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स लेंगे। अब ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है तो रैंडमली मूव करते करते आपस में ये कोलाइड भी करते रहेंगे, और जब ये कोलाइड करते हैं तब रिएक्शन प्रोसीड होती है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। कुछ इस तरह का फिनोमेना अकर होता है। हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और आयोडीन मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कराने के लिए इंट्रोड्यूस करे, ये चलते चलते घूमते फिरते इस कंटेनर के अंदर आपस में कोलाइड करने जाएंगे। जब ये कोलाइड करेंगे तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना अकर होगा। कोलाइड करने से पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड थे, आयोडीन आयोडीन आपस में बॉन्डेड थे, लेकिन जैसे ये कोलाइड कर रहे होंगे तो हाइड्रोजन एटम और आयोडीन के एटम्स के बीच में अट्रैक्शन स्टैब्लिश होने लगेगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है तो वो दूसरे हाइड्रोजन से जो पहले उसका बॉन्ड बना हुआ था उसे ब्रेक करने लगता है। सेम चीज आयोडीन के साथ भी होती है। तो यहां पर हाइड्रोजन अब आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आयोडीन और हाइड्रोजन अपने पुराने बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो अभी पूरी तरह से बॉन्ड टूटा है, ना अभी पूरी तरह से हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड बना है। तो ये एक पर्टिकुलर ऐसी स्टेट है ना तो जहां पर पूरे बॉन्ड बन पाए हैं ना पूरे बॉन्ड टूट पाए हैं। यानी ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। इस स्ट्रक्चर को बुलाया जाता है ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में ट्रांजिशन की तरह काम कर रही है। और क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट, जिसे आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल रहे हो, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि ना तो यहां पे बॉन्ड पूरी तरह से बने हैं ना बॉन्ड टूटे हैं, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसकी हाई एनर्जी रहती है। और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये हाइड्रोजन और आयोडीन बॉन्ड तोड़ लेगा और HI बॉन्ड बना लेंगे। तो ये प्रोडक्ट बनने के लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कोलाइड करें, और इन्हीं कोलिजन्स को ध्यान में रखकर, इस पे दिमाग लगाकर दरअसल में आर्नियस ने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को स्टडी करा कि किस तरह से हम ये बता सकते हैं इन कोलिजन्स का ध्यान रखकर कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्शन होती है उसका रेट बढ़ जाता है। अब छोटी बात यहां पर एक और कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में दरअसल में ना तो बॉन्ड पूरी तरह से बने हैं ना पूरी तरह से टूटे हैं, तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, इनकी जो एनर्जी है वो इस ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है। जो प्रोडक्ट बन जाता है उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन हमारे इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा रहेगी। तो एक बात हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है आगे और चीजों को समझने के लिए, कोलिजन से पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है, और जब वो प्रोडक्ट बना लेते हैं तो भी एनर्जी कम होती है।
लेकिन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है, जब ना तो बॉन्ड पूरी तरह से टूटते हैं ना बॉन्ड पूरी तरह से बने होते हैं, वो बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है और उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो रिएक्शन को प्रोसीड करने में यहां पर हमें कितने स्टेप लगे? हमारे पास रिएक्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट है, फिर प्रोडक्ट है, और इन तीनों की अलग अलग एनर्जी है। तो अगर हम इन एनर्जीज को इन स्पीशीज के साथ एक ग्राफ पे ड्रॉ करें तो हमें मिलता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ, जो कि कुछ ऐसा होता है जिसमें वाई एक्सिस पर हम एनर्जी लेते हैं और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है रिएक्टेंट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन। और रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट की कोई ना कोई एनर्जी होगी, तो हम वाई एक्सिस पर उसके करस्पॉन्डिंग वो एनर्जी मार्क कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट हमने लिया है रिएक्शन कराने के लिए, उसकी कोई एनर्जी है, हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे उसको मार्क कर दिया कि ये उसकी एनर्जी आ रही है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होंगे आर्नियस के अकॉर्डिंग, तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट से गो थ्रू होंगे, और ट्रांजिशन स्टेट क्योंकि अनस्टेबल होती है तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो हमारी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी रिएक्टेंट की एनर्जी से। ये जो एनर्जी आप देख रहे हो उसे जब एकदम बॉटम से काउंट करा जाता है तो इसे बोला जाता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये छोटे छोटे टर्म्स आपको कलेक्टिवली पकड़ने होंगे, तब हमें तब हमें आर्नियस इक्वेशन बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएगी। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या है? वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास जरूर होनी चाहिए ताकि जब वो कोलाइड करें तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बन सके। इसको अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो अगर मान लो आपको मार्केट में से कोई चॉकलेट परचेज करनी है, तो आपके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए, तभी आप उसे परचेज कर पाओगे, अदरवाइज वो आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो हमारे पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास कोलाइड करने के दौरान। जब तक ये मिनिमम एनर्जी नहीं होगी तब तक हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इस टोटल एनर्जी को हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और यहीं पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी का बैरियर अगर हमने क्रॉस कर लिया तो हमारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, हीट रिलीज होगी। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। और इन सारे स्टेट को आप ज्वाइन करते हुए ग्राफ बना देते हो तो इसे बोला जाता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ऑफ द ग्राफ ऑफ द रिएक्शन। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलेगी। हमें दरअसल में प्रोडक्ट बनाने के लिए इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रेशहोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है, यानी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपए हमारे पास होने चाहिए बाजार में चॉकलेट खरीदने के लिए। वैसे ही रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज्यादा, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। पर एक बात नोटिस करो, रिएक्टेंट के पास पहले से ही कुछ थोड़ी एनर्जी प्रेजेंट है ना। ये बिल्कुल वही बात है कि मार्केट में आपको जो चॉकलेट परचेज करनी है, लेट से उसका प्राइस है 100 रुपीज और आपके पास ऑलरेडी 20 रुपीज है, तो आपको पूरे 100 रुपीज नहीं चाहिए, सिर्फ वो एक्स्ट्रा गैप चाहिए। तो 100 रुपीज वो थ्रेशहोल्ड है जो आपके पास होना चाहिए ताकि वो चॉकलेट आप परचेज कर पाओ, और 20 रुपीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी तरह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, कोलिजन करते हुए या कोलिजन करने के दौरान। लेकिन ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी अवेलेबल है तो उसे टोटल थ्रेशहोल्ड एनर्जी नहीं चाहिए। इस बैरियर को पार करने के लिए उसे बस इतना एनर्जी का गैप चाहिए, और इस एनर्जी को हम लोग बुलाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमने भी पीछे ग्राफ फॉर्मूले में देखा था। तो एक्टिवेशन एनर्जी दरअसल में वो मिनिमम एनर्जी होगी जो हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को और एक्स्ट्रा दे देंगे ताकि वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी का बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट बना ले। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको 100 रुपए की चॉकलेट खरीदनी थी और आपके पास ऑलरेडी 20 रुपीज अवेलेबल थे, आपको बस एक्स्ट्रा 80 रुपीज की रिक्वायरमेंट थी। तो यहीं पर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हैं, वो एक्सेस एनर्जी over and above the average energy of reactants which must be supplied to the reactants to undergo chemical reaction। केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए रिएक्टेंट को वो एक्सेस एनर्जी जो हमें देनी पड़ती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी का बैरियर क्रॉस करने के लिए, उसे हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो आई गेस एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आया। और अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है, उसे कितनी एनर्जी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो चीजें समझी कि यार आर्नियस इक्वेशन बोलती है K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस E अपॉन RT। ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, हमने उसे समझने की कोशिश करी कि एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आर्नियस के कॉन्सेप्ट को अगर हम वहां पर इन्वॉल्व करें क्या नाम है इसको समझने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को,
तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक सर्टेन टाइप की एनर्जी होती है, एक सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट में पास होते हुए प्रोडक्ट बनाते हैं, और क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना पाएंगे जो इस बैरियर को क्रॉस करते हैं, और ऐसे बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसी को और डिटेल में अगर समझे हम लोग, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है वो प्रोडक्ट बनाएगी, ये बात हमने समझ ली। लेकिन क्योंकि हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, भाई अगर आपने एक कंटेनर के अंदर एक गैस ली है तो वो रिएक्शन करने वाली गैस के हर मॉलिक्यूल अलग अलग एनर्जी की या अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से ट्रैवल कर रहे होंगे, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम नहीं है, तो हर मॉलिक्यूल्स के पास वो इनफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होती कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर पाए जब वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना पाए। तो इस चीज को विजुलाइज करने के लिए बोल्ट्जमैन मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया, और हम इसी कर्व को समझने की कोशिश करेंगे, और ये कर्व हमें आर्नियस इक्वेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कन्वे कर देगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर बढ़ने पर कैसे रेट बढ़ जाता है, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है आर्नियस की इक्वेशन से भी और हमारे एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटा से भी, लेकिन वो आया कैसे, वो थ्योरी में बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ने बताया। तो देख रहा है एक इंपॉर्टेंट बात, इन सारी बातों में जो मेन रेफरेंस निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि रिएक्शन कराने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना है, लेकिन कोलिजन के दौरान जब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट के बैरियर से भी ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ेगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो अब यहां पर वो चीज हम लोग दरअसल में एक ग्राफ से विजुलाइज करेंगे जिसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कर्व। उसे समझते हैं, जैसे मानो हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने कोई रिएक्टेंट गैस ली, तो गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और इंपॉर्टेंट बात, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, किसी की हो सकता है बहुत कम हो, किसी को हो सकता है बहुत ज्यादा हो, किसी की कहीं बीच में होगी। ये बिल्कुल वैसी ही बात है अगर मान लो एक क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे हैं, आज वो क्लास अटेंड करने आए, और टीचर ने ऐसे रैंडमली पूछ लिया कि कितने लोगों के पास लेट से 0 रुपए हैं अभी, तो शायद बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास 0 रुपए होंगे, हो सकता है एक आध हो। सिमिलरली अगर उन्होंने पूछा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सिर्फ 10 रुपए हैं, 10 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो हो सकता है कुछ बच्चों का नंबर बढ़े। जब उन्होंने पूछा कितने ऐसे बच्चे जिनके पास 100 रुपए हैं, तो वैसा मान के चल रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ क्लास के पास 100 रुपए होंगे। लेकिन अगर उसी टीचर ने पूछा अब बताओ कितने बच्चों के पास 1000 रुपए हैं, तो इनका नंबर भी अचानक से हो सकता है कम हो जाए, डिप कर जाए उस 100 बच्चों की क्लास में। कुछ ऐसा ही हमारे पास इस गैस सैंपल के अंदर भी होगा। गैस सैंपल के अंदर करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होंगी, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद ये नंबर जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो घटने लगेगा, और इसी को बोल्ट्जमैन ने कर्व से बनाने की कोशिश करी थी। उसी कर्व को हम देखते हैं। तो इस कर्व में उन्होंने वाई एक्सिस पे लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी वो नंबर ऑफ या वो पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक सर्टेन टाइप की काइनेटिक एनर्जी है, और एक्स एक्सिस में ले लिया उन्होंने काइनेटिक एनर्जी। तो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी और इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी इन मॉलिक्यूल्स की। तो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 100 बच्चों की क्लास में 0 रुपए रखने वाले बच्चे बहुत कम होंगे या 10 रुपए एग्जैक्टली रखने वाले बच्चे बहुत कम होंगे। फिर जैसे जैसे रुपए का अमाउंट बढ़ेगा, 10 से मान लो 50 हो गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ सकते हैं जिनके पास अभी उस टाइम पर एग्जैक्टली 50 रुपए हो। ऐसे यहां पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी 0 से थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन उनका फ्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले अब थोड़े से और ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे। फिर ऐसे ही हमारे पास एक ऐसी काइनेटिक एनर्जी आएगी जिसमें मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, जैसे हमारे केस में बच्चों वाले एग्जांपल में 100 रुपए मोस्टली बच्चों के पास थे, ऐसे ही हो सकता है 50 मीटर पर सेकंड स्पीड ज्यादातर गैस मॉलिक्यूल्स के पास यहां पर हो, ठीक है, और उसकी हेल्प से काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे। तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होगी, लेकिन जैसे इस बैरियर को आप क्रॉस करोगे, अब आप जब क्लासरूम में 100 बच्चों में पूछोगे भैया बताओ 200 रुपए किसके पास है, तो हो सकता है उनका नंबर 100 रुपए वाले बच्चों से कम हो, क्योंकि अब तुमने पैसे बढ़ा दिए ना, तो जरूरी हर बच्चा 200 रुपए लेकर क्लासरूम में आया हो। ऐसे ही एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद अगर हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट जाएंगे, और बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अगर तुमने पूछ ली
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सैंपल में और कम हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने क्लासरूम में पूछ लिया 100 बच्चों में, भैया बताओ कितने लोग 1 लाख रुपए लाए हो, ठीक है, तो उनका फ्रैक्शन बहुत कम होगा, क्या पता कोई मतलब ले ही आया हो। तो इस तरह से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने के साथ ग्राफ कैसा आएगा वो हमने यहां पर एड्रेस करा है। और ये फ्रैक्शन सिर्फ इसी सैंपल के अंदर की बारे में बात हो रही है, मतलब सैंपल को जिसको एड्रेस करोगे उसके लिए ग्राफ आया। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के बाद अगर आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल घटने लगेंगे और बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे। तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को लेकर, तो यहां पर इस काइनेटिक एनर्जी को बुलाया जाता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एक बात समझो, ये सारे मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट और लगातार आपस में टकराते जा रहे हैं, सिर्फ वही टक्कर्स, वही कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी ऑलरेडी होगी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी होगी। तो अगर मान लो ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है कि हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इतनी और एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है रिएक्शन करने के लिए, तो भी देखो कुछ तो ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी रिएक्शन में अवेलेबल है जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रख रहे हैं, तो अगर ये कोलाइड कर गए तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर नोटिस करो इनका नंबर बहुत कम है। तो यानी अगर आप नॉर्मली ऐसे रिएक्शन करने छोड़ दो तो बहुत ही कम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस कर जाते हैं। तो अब टेम्परेचर बढ़ने पे कैसे रेट बढ़ जाता है वो देखें अगर, तो इसी ग्राफ को अब दो अलग अलग टेम्परेचर पे देखते हैं। मान लेते हैं ये जो हमने ग्राफ बनाया था ये टी टेम्परेचर पे था, तो टी टेम्परेचर पर यानी ये जो हमारा सैंपल है ये भी टी टेम्परेचर पर है। तो हमने टी टेम्परेचर पर कम एनर्जी वाले, ज्यादा एनर्जी वाले, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले और उसके बाद और ज्यादा एनर्जी वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ग्राफ पर प्लॉट करा, तो इस तरह से प्लॉट हुए। फिर हमने क्या करा, इस सैंपल का टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो एक बात जरा सोचो, जैसे इस सैंपल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी कम थी, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी भी बढ़ जाएगी, यानी एक नए तरीके से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। पर क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बदलेंगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या इस ग्राफ के नीचे का एरिया पूरा सेम रहेगा। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ग्राफ में कैसे चेंज आएगा, वो ग्राफ अब ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड होने के चक्कर में ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी उनका नंबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री से तो होगा क्या, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास पहले कम एनर्जी थी उनकी बढ़ेगी। मान लो किसी के पास पहले से 50 जूल एनर्जी थी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब 70-80 जूल हो जाएगी उसकी एनर्जी, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाएगा जिनकी एनर्जी ज्यादा है ना। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऐसे आ जाएंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा है, तो उनका फ्रैक्शन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का पहले वाले टेम्परेचर के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के चक्कर में इस ग्राफ को हमें थोड़ा सा और स्प्रेड करना पड़ा है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी बदलेगी क्या? नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ये रिएक्शन टू रिएक्शन फिक्स होती है। तो अभी भी उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स है, लेकिन हाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो चुकी है उनका नंबर बढ़ चुका है, ठीक है। और क्योंकि अभी भी एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर वहीं पर है और नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, तो अब ये अगर कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट भी बनेगा, और क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो ये बात समझ में आ रही है कि टेम्परेचर बढ़ने पर दरअसल में क्यों ऐसा होता है कि रिएक्शन हमें ज्यादा प्रोडक्ट बना के देती है। क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए वो अपना नंबर बढ़ा लेंगे, और नंबर अगर उनका बढ़ गया तो जब वो कोलाइड करेंगे तो उस कोलिजन से हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बड़े आराम से मिल जाएगा, उनका नंबर बढ़ जाएगा। तो आई गेस ये आपको कर्व समझ में आया, ग्राफ समझ में आया। ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है इसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन्स मैक्सवेल कर्व या डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और याद रखना जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा जो हाइट है उसमें नीचे आ जाएगा, लेकिन उसकी विड्थ और बढ़ जाएगी और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। हाइट में नीचे क्यों आया अगर उसके बारे में बात करें तो देखो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो पहले कम एनर्जी वाले बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल थे, लेकिन अब उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज्यादा है उनका नंबर अब और ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा है, लेकिन क्योंकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो ओवरऑल नंबर यहां पे थोड़ा सा कम हो गया, तो ग्राफ थोड़ा नीचे आ गया। ये बिल्कुल वही वाली बात है जैसे मानो
क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे थे और मैंने क्या करा, कुछ रुपए वापस से क्लासरूम में बांट दिए। तो कुछ रुपए अगर मैंने बांट दिए तो जिसके पास 0 रुपए थे उसके पास कुछ और रुपए आ गए, जिसके पास 100 रुपए थे उनके पास और रुपयों का अमाउंट बढ़ गया। तो कुछ ऐसे ही हुआ है कि जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ओवरऑल फ्रैक्शन क्योंकि ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो ओवरऑल फ्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने ये सारी बातें मेंशन कर रखी है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड विद द एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, अगर वो कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अब आर्नियस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं मेरे बच्चे, थोड़ा सा अपने मीनिंगफुल बनाते हैं क्योंकि इस एक्सपोनेंशियल टर्म को हमें हटाना है। तो ये अब समझ में आया ना, e की पावर माइनस e अपॉन RT क्या था, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर के आगे थे, ये उनका फ्रैक्शन है। ये अगर कोलाइड कर गए तो प्रोडक्ट पक्का बनेगा। फिलहाल इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करने के लिए हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले रहे हैं। तो नेचुरल लॉग लोगे तो ये बन जाएगा ln k, क्योंकि नेचुरल लॉग को हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे नेचुरल लॉग लोगे तो ये दोनों टर्म अगर मल्टीप्लाई में है तो ये अलग अलग नेचुरल लॉग में ऐड होंगे, और अलग अलग नेचुरल लॉग में अगर ऐड होंगे तो ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगी लॉग के, और नेचुरल लॉग e जो होता है वो दरअसल में 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सीधे टर्म आ गया माइनस e अपॉन RT। RT को हमने ऐसे लिख दिया R इंटू 1/t। अब ये इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं 1/t को x मान लू, नेचुरल लॉग k को y, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये m की तरह डिनोट होगा और ये नेचुरल लॉग a c की तरह। तो ये जो ऊपर इक्वेशन है ये y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म ले रही है, और ये जो फॉर्म होता है ये दरअसल में स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं वो कुछ ऐसा बनेगा कि नेचुरल लॉग के अगर मैंने y एक्सिस पे लिया, 1/t x एक्सिस पे लिया, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। नेगेटिव स्लोप है तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और ये स्लोप मुझे देगा वैल्यू माइनस e अपॉन r की। लेकिन याद रखना ये माइनस e अपॉन r स्लोप तब है जब ग्राफ हमने नेचुरल लॉग k और 1/t के बीच में बनाया है, और जो इंटरसेप्ट है वो नेचुरल लॉग a है। लेकिन यहीं पर नेचुरल लॉग की बजाय अगर मैं नॉर्मल लॉग लेता लॉग बेस 10 पर, तो हमारी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती, वो हो जाती लॉग k इज इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303r, क्योंकि नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ये पूरा टर्म आ गया। अब यहां पर भी अगर हम कंपेयर करें तो log k को y से रिप्रेजेंट करें, 1/t को x से, तो ये पूरा टर्म माइनस e अपॉन 2.303r, ये m को डिनोट करेगा स्लोप को, और log a डिनोट करेगा c को। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। अब की बार नोटिस करना, ये ग्राफ log k और 1/t में है, और ये नेचुरल log k और 1/t में है। दोनों के ग्राफ में स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग बन रहा है, लेकिन स्लोप में फर्क है। यहां पर नेचुरल लॉग के और 1/t में जो स्लोप है वो माइनस e अपॉन r है, जबकि यहां पर माइनस e अपॉन 2.303r है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, इसे अच्छे से याद रखें। बाकी अब एक इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं। टेम्परेचर बदलने पर, क्योंकि जो हमारा k है यानी रेट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बदलती है, तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है ये भी है, फटाफट देख लेते हैं। तो लॉग के हम लोगों ने पढ़ा है ये होता है माइनस e अपॉन 2.303r 1/t log a। यहां पर मैं काम कर रहा हूं टेम्परेचर T1 पर, अगर मान लो रेट कांस्टेंट K1 है तो हमारा फॉर्मूला इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, log K1 इज इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303r 1 अपॉन T1, T की जगह T1, K की जगह K1 रख दिया। अब ये जो log A में A है ये अलग अलग रिएक्शंस के लिए फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये बदलेगा नहीं रिएक्शन में। तो ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही टेम्परेचर 2 पे हमने चेंजेस करे तो ये आ गए। अब हम K1 K2 T1 T2 में रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं। इसे मान के क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो लॉग के दो टर्म अगर सब्ट्रैक्ट होंगे इस तरह से, log K2 माइनस K1, तो राइट साइड पे ये आ जाएगा माइनस e अपॉन 2.303r 1 अपॉन T2, और आपने 2 को 2 में से 1 को माइनस करा है, तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो यहां से ये टर्म कॉमन हो रहा है, और दो लॉग अगर माइनस में, तो एक ही लॉग में ये डिवाइड में आ जाएंगे। हमने e अपॉन 2.303r अगर कॉमन लिया तो 1 अपॉन T1 पॉजिटिव हो जाएगा और 1 अपॉन T2 नेगेटिव, तो ये हमारा पूरा टर्म आ जाएगा। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन है ये भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आई होप आर्नियस इक्वेशन आपको समझ में आई, उसका दरअसल में टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, क्यों टेम्परेचर बदलने पर या टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट बढ़ता है, ये भी हमें समझ में आया। बड़ी सिंपल सी बात होती है, रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने पर जब वो ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हो। बोल्ट्जमैन कर्व ने हमें यह बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ जाता है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगता है।
और दो अलग अलग टेम्परेचर पर आरनीएस इक्वेशन में K1 K2 के बीच में T1 T2 के साथ क्या रिलेशन है ये भी हमने समझा, साथ ही साथ उनके ग्राफ को भी देखा। यही वो सारी चीजें हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से पकड़ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।